15 मार्च 2011 को मार्टिन सिम्स कार्सन कैलिफोर्निया की सड़कों पर टहल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो गंदा सा दिख रहा था और बड़ी हुई दाढ़ी और बाल के साथ पागलों की तरह कुछ खा रहा था। उसके शरीर पर कई सारे निशान थे, पर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि माल न्यूट्रिशन हो। मार्टिन को इस तरह से खाता हुआ देखना इतना अजीब क्यों था? वो 3 सालों से मिसिंग था। जब पुलिस ने उसका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने उससे पूछा कि वो इतने समय तक कहाँ था। उन्हें उसके जवाब पर यकीन नहीं हुआ। वो 2008 से एक आइकिया में बंद था। ये कोई आम आइकिया नहीं था, एक खतरनाक अनोमली थी जिसे SCP-3008 के नाम से जाना गया था। इंटरव्यू के दौरान मार्टिन के अजीब अजीब जवाबों पर इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर्स हंस रहे थे, जिन्हें लगा कि वो या तो पागल हो गया था या किसी चीज से इन्फ्लुएंस में था। लेकिन एक SCP फाउंडेशन फील्ड एजेंट ने उन जवाबों पर ध्यान दिया। उस रिपोर्ट को लोकल साइट डायरेक्ट तक पास किया गया, जिन्होंने फाउंडेशन फील्ड ऑपरेटिव्स को मार्टिन के केस को देखने के लिए अप्रूव कर दिया। वो आइकिया तक फाउंडेशन एजेंट्स को फिर से नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन कई बार फाउंडेशन का दबाव ज्यादा हो जाता था। उसकी चिल्लाहट, प्लीज मुझे वहाँ मत ले जाइए, वहाँ मैं जाना नहीं चाहता, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको सुना गया, लेकिन आखिरकार माना नहीं गया। जब SCP फाउंडेशन ने SCP-3008, जो कि एक एक्टिव आइकिया था, इसके पोजीशन का पता लगा लिया तो पूरी रिटेल जोन को बंद करके बैरिकेड कर दिया गया और ये प्रिंटेड किया गया कि एक खतरनाक ब्लॉक मोड इन्फेस्टेशन हो गया था। कुछ ही देर बाद मार्टिन के अजीब स्टेटमेंट के अंदर कुछ तरह के जीव थे। इसको सुनकर आर्म्ड फाउंडेशन पर्सनल भी साइट पर आ गए। उसकी खराब होती मेंटल हेल्थ की वजह से मार्टिन SCP-3008 की स्पेसिफिक ट्रेट्स के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं बता पाया, लेकिन वो एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा था, वो अंदर ज्यादा बड़ा है। एक रिसर्चर इस बात से सेटिस्फाइड था कि जितना मुमकिन था मार्टिन ने उतनी सारी जानकारी बता दी थी और उसकी पिछली 3 साल की मेमोरी हटाने के लिए उसे फाउंडेशन एमनेस्टिक में भेजा गया था ताकि वो अपने परिवार के पास वापस जा सके। कार्सन के एक मानसिक रूप पर अस्थिर स्टॉकर द्वारा उसे 3 साल के लिए किडनैप और अब्यूज किया गया था। वो इसलिए वहां से भाग गया क्योंकि स्टॉकर ने गिल्ट की वजह से खुद को ही मार डाला था। एक ऐसा सुसाइड जिसे फाउंडेशन ने इतना एक्सपर्टली अपने हिसाब से बदल दिया था ताकि उनकी कवर स्टोरी एयर टाइट हो जाए। मार्टिन सिम्स पर थोड़ा ध्यान देने के बाद SCP-3008 की असली ऑब्जर्वेशन शुरू हो सकती थी। रहस्यमयी आइकिया के पास सेट किया गया बेस बिल्डिंग पर 24 घंटे निगरानी रखता था और सभी एंट्रेंस और एग्जिट को कवर करता था। फाउंडेशन के एथिक्स कमेटी द्वारा अभी तक किसी भी एक्सप्लोरेटरी मिशन को अप्रूव नहीं किया गया था। वो पहले एक हफ्ते तक बाहर से ऑब्जर्वेशन करना चाहते थे ताकि उन्हें ये पता चल पाए कि उस स्टोर की क्या ऐसी कोई एनॉर्मल प्रॉपर्टीज थी, जो बिल्डिंग के बाहर भी मौजूद थी। जब एक हफ्ते तक कुछ नहीं सामने आया तो उन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। SCP-3008 को अंदरूनी तौर पर एक्सप्लोर करने के लिए एक लोकल साइट डायरेक्टर ने 20 डिस्पोजल क्लास G पर्सनल को इस्तेमाल करने का अप्रूवल दे दिया। D क्लास ऑपरेटिव्स को 5 लोग के 4 स्क्वाड में बांटा गया। अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा, हर किसी को स्टोर का एक अलग क्वाड्रेंट दे दिया गया और उन्हें एक लाइव ऑडियो और वीडियो लिंक के जरिए उस साइट पर मौजूद टीम को सारी जानकारी डिलीवर करनी थी। 4 में से 3 टीमों ने एंटर करने के बाद कुछ भी अलग या नया नहीं रिकॉर्ड किया। उनके द्वारा भेजे गए ऑडियो या वीडियो से भी एक्सटेंडेड आइकिया स्टोर के अलावा कुछ और नहीं इंडिकेट हो रहा था। फ्लैट पैक अलमारियां और स्वीडिश मीट बॉल्स। टीम डेल्टा को अचानक से एक अनक्लियर ऑडियो और वीडियो कनेक्शन महसूस हुआ। कुछ ही देर के बाद टीम डेल्टा के साथ पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया। वो स्टोर के अंदर कहीं गायब हो गए और तब से उन्हें देखा ही नहीं गया। केवल एक एक्सेप्शन है। टीम के गायब होने के बाद फाउंडेशन रिसर्चर्स ने SCP-3008 को यूक्लिड के तौर पर क्लासिफाई किया क्योंकि उसकी एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज कम से कम स्टोर के अंदर तो मौजूद ही थी और इसके बाद भी पूरे इंटीरियर में नहीं थी। SCP-3008 एक कहा जाने लगा और ये कंटेनमेंट 100% सिक्योर था। पिछले कई सालों से स्टोर से कितने लोग गायब हो चुके थे इस बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन इसे रोकना जरूरी था। फाउंडेशन ने SCP-3008 के पैरामीटर के आसपास पूरी तरह से सर्विलांस बनाए रखे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो बाकी सिविलियंस को स्टोर एक्सेस करने से रोक लें तो इस तरह के इंसिडेंट्स को भी रोका जा सकता था। मुझे लग रहा था कि मॉन्स्टर के बारे में मार्टिन ने जो कुछ भी बताया था वो डेलीरियम के असर की वजह से था, पर फिर डेल्टा टीम के साथ एक जिंदा मेंबर फिर से सामने आ गया। 15 नवंबर 2011 ये एक सर्द रात थी। अगर स्टोर खुला होता तो ये स्टोर बंद होने के कुछ घंटे बाद की घटना है, जब 7 महीने तक एक्सट्रैक्शन टीम SCP-3008 के अंदर कहीं गायब हो चुकी थी। पैरामीटर को सिक्योर करने के बाद स्टोर के बाहर कोई भी अनोमलस हरकत नहीं हुई थी और फाउंडेशन रिसर्चर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ बदलने वाला है। जब तक डेल्टा टीम का आखिरी सर्वाइविंग मेंबर भागता हुआ स्टोर के एंट्रेंस से बाहर निकला, फील्ड ऑपरेटर को उसे देखकर एक सदमा लगा, लेकिन उन्हें ज्यादा सदमा ये देख के लगा कि कोई इसे स्टोर के बाहर तक फॉलो कर रहा था और यही सेम बात रिपीट कर रहा था कि स्टोर अब बंद हो चुका है, बिल्डिंग को एग्जिट कर दो।
जो भी एंटिटी डेल्टा टीम सर्वाइवर को चेस कर रही थी उसने एक आईकिया स्टोर एम्प्लॉय की तरह पीली शर्ट और नीली पैंट पहन रखी थी, पर वो कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। वो लगभग 7 फीट लंबा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ पैर ज्यादा ही लंबे थे। उसकी बाहें लगभग 5 या 6 फीट की थी और उसके अंत में बहुत बड़े ओवरसाइज हाथ थे। ये पूरी प्रक्रिया इतनी अचानक से हुई कि पैरामीटर पर मौजूद फील्ड एजेंट्स डेल्टा टीम सर्वाइवर को बचा ही नहीं पाए। उस एंटिटी ने अपनी लंबी बाहें आगे की, उसे पकड़ा और उसके सर को इस तरह से तोड़ दिया जैसे किसी बच्चे ने गुड़िया का सर तोड़ा हो। वहां पर मौजूद फील्ड ऑपरेटर्स ने अपने हथियार निकाले और एंटिटी पर बुलेट चलाए। उसे बाद में SCP-3008-2 के तौर पर क्लासिफाई किया गया। ऐसा लग रहा था कि फिजिकल ट्रॉमा की वजह से वो कोलैप्स होकर मर गया। उस समय उसकी और डेल्टा टीम सर्वाइवर की बॉडी को फाउंडेशन रिसर्च द्वारा ऑटोप्सी के लिए ले जाया गया। डेल्टा टीम सर्वाइवर की बॉडी में किसी भी तरह की बायोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी नहीं थी और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि SCP-3008 की अनोमलस प्रॉपर्टीज की वजह से किसी भी ऑक्यूपेंट की फिजियोलॉजी पर कोई असर पड़ा हो। कई महीनों तक गायब रहने के बावजूद भी वो मलनरिष्ट नहीं था और उसके पेट के अंदर के कंटेंट आधे हजम हुए खाने जैसे थे और वो खाना किसी टिपिकल आईकिया स्टोर रेस्टोरेंट के मेन्यू का लग रहा था। SCP-3008-2 ने कई कंफ्यूज करने वाले बायोलॉजिकल सवाल पैदा कर दिए। ऑटोप्सी से ये पता चला कि उस जीव के कपड़े दरअसल उसके शरीर का एक हिस्सा थे जो स्किन के एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह थे। उस जीव के अंदर ना तो खून था और ना ही किसी प्रकार का वस्कुलर सिस्टम। और भी अजीब ये था कि उसके अंदर कोई भी हड्डी, इंटरनल ऑर्गन, ब्रेन या नर्वस सिस्टम भी नहीं था। वो पूरी तरह से स्किन का ही बना हुआ था। वो कैसे पता चला था, यह कैसे जी पा रहा था, ये एक रहस्यमयी बात थी। हालांकि जब आप SCP फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हो तो आप इस बात को स्वीकारने लग जाते हैं कि कुछ चीजों को कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक बात तो साफ हो गई थी कि मार्टिन सिम्स ने मॉन्स्टर के बारे में जो भी बताया वो सही था। डेल्टा टीम के साथ हुए हादसे के बाद फाउंडेशन को यह समझ आ गया था कि SCP-3008 के अंदर इंसानी एक्सप्लोरेशंस को भेजना एक लायबिलिटी थी, अनोमली, और उन्होंने नॉर्मली के अंदर ड्रोन बेस्ड रिकॉनिसेंस मिशन की सीरीज को भेजने का प्लान किया। पहला ड्रोन जब उस अनोमलस जोन में गया तो उसके साथ कुछ कनेक्शन का इश्यू हुआ और वो फेल हो गया। हालांकि ट्रायल और एरर के लंबे समय के बाद अनोमलस जोन के काफी अंदर होने के बावजूद फाउंडेशन अपने ड्रोन के साथ एक सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाने में कामयाब हुआ। इसके बाद ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरीज हो पाई। SCP-3008 एक स्पेशल रियलिटी के लॉस को तोड़ रहा था क्योंकि आईकिया के इंटीरियर का एरिया उसके एक्सटीरियर से ज्यादा था। जैसे कि मार्टिन सिम्स ने कहा था, वो अंदर से बड़ा था, पर कितना बड़ा? फाउंडेशन को अभी भी उस स्टोर के अंदर किसी फिजिकल टर्मिनेटर का एविडेंस ढूंढना है जो ये इंडिकेट कर सके कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। SCP-3008-1 के अंदर कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया है जिसका अभी तक पता लगाया जा चुका है, पर थ्योरी में वो इन्फिनाइट भी हो सकता है। लेजर रेंज फाइंडर टेस्ट, जो कि आमतौर पर बहुत रिलायबल होता है, इसके नतीजे भी बहुत स्पष्ट नहीं आए हैं। अजीब यह है कि बाकी आईकिया स्टार्ट की तुलना में इस एरिया में कोई भी दिखने वाला क्लियर डिफरेंस नहीं है, पर यह एक्सटेंड होता रहता है और कभी खत्म ही नहीं होता। SCP-3008-1 के अंदर फंसे हुए इंसान को यह समझ में भी नहीं आएगा कि वो एक अनोमलस एरिया में है जब तक वो उसकी एग्जिट ढूंढकर वहां से बाहर ना जाना चाहे, और तभी उसे समझ में आएगा कि वो तो खो चुका है। SCP-3008-1 की जियोग्राफी कंसिस्टेंट है, तो अगर कोई बहुत अंदर तक ना जाए तो कम से कम वो अपने पैरों के निशान को पहचान कर थ्योरेटिकली तो वापस आ ही सकता है। ड्रोन रिकॉनिसेंस मिशन के दौरान कलेक्ट हुए डेटा के अनुसार SCP-3008-2 की बड़ी जनसंख्या दिन के समय स्टोर के अंदर घूमा करती थी। उन्हें ड्रोन की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ऐसा समझ आता था कि वो एग्रेसिव नहीं थे। इन जीवों का फिजिकल डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन वो सभी एक ट्रेंड को फॉलो करते थे। उनके कपड़े आईकिया यूनिफॉर्म के जैसे थे, चेहरा नहीं था, वो या तो बहुत लंबे या बहुत छोटे थे। उनके शरीर की तुलना में उनके हाथ पैर कुछ ज्यादा ही बड़े थे। जब फाउंडेशन ने ड्रोन को SCP-3008-1 के और अंदर भेजना शुरू किया तो उन्हें एक और अचंभित करने वाली चीज पता चली। आईकिया के अनोमलस जोन के अंदर इंसानों की एक बड़ी जनसंख्या कैद थी और इन लोगों ने आईकिया फर्नीचर को इस्तेमाल करके स्टोर के अंदर ही पूरे के पूरे सेटलमेंट और शहर क्रिएट कर रखे थे। ऐसे कई शहर थे और वो सब आपस में शांतिपूर्वक रह रहे थे। फाउंडेशन पर्सनल को भी रिसर्च की डेवलपमेंट बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगी। जब से SCP-3008-1 को पहली बार पहचाना गया था, केवल 14 सिविलियंस एस्केप हो गए हैं। इनमें से कई महीनों और कुछ तो सालों के लिए भी अंदर बंद थे। कुछ लोग तो मार्टिन के 3 सालों से भी ज्यादा लंबे समय तक कैद थे। यहाँ से एस्केप किए गए हर इंसान को अमनेस्टिक सप्लाई करके आखिरकार उनके घर तक पहुंचवा दिया गया, जिसके बाद प्रॉपर कवर स्टोरी बनाई गई और फाउंडेशन ने हर किसी का एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू भी किया। इन एस्केपीज के हिसाब से आईकिया के अंदर कैद लोगों ने सेटलमेंट्स और सोसाइटीज बना ली है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक्सपेक्टेशन, जिसमें लोगों के ग्रुप को आइसोलेटेड और डरा हुआ माना जाता है,
यहाँ के कैद सिविलियंस के बीच में बहुत कोऑपरेशन है। SCP-3008-1 के कई आइकिया रेस्टोरेंट में रहस्यमयी तौर पर खाना फिर से आ जाता है, तो भूख से मरने का कोई खतरा नहीं है। ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ होने वाली लाइट्स के कारण दिन और रात होते हैं। रात के समय खतरा बढ़ जाता है क्योंकि SCP-3008 2 एंटिटीज हैं, जिन्हें अंदर के लोग द स्टाफ के नाम से जानते हैं। अंधेरा होने के बाद ये खतरनाक हो जाते हैं। रात को स्टाफ के समूह बार बार रिपीट करते हैं, स्टोर बंद हो चुका है, बिल्डिंग को एग्जिट कर दो। कुछ मौतों के साथ अंदर वाले सिविलियन इन अटैक को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर यहाँ हो रही लगातार लड़ाई के कारण अंदर वाले लोग भी थक जाते हैं। ऐसे हर अटैक के बाद बॉडीज को हटाना भी पड़ता है, क्योंकि लाशों या लाशों के टुकड़ों की मौजूदगी की वजह से अगली रात का अटैक और ज्यादा भयानक हो सकता है। दिन के समय स्टाफ वापस से इनएक्टिव हो जाता है। हालांकि अगर कोई अटैक करना चाहे तो वो खुद का हिंसक तौर पर बचाव जरूर कर सकते हैं। 14 एस्केपीज के साथ इंटरव्यू के बाद फाउंडेशन रिसर्चर्स अपने मुख्य सवालों के जवाब दे पाए थे। बिना नोटिस हुए इतने सारे लोग स्टोर के अंदर गायब कैसे होते चले गए, पर इन जवाबों के बाद कई सारे और सवाल सामने आने लगे। एस्केपीज के अनुसार सेटलमेंट के अंदर ही कई लोग थे जो वैसे तो मानसिक तौर पर पूरी तरह से हेल्दी और इंटेलिजेंट थे, पर फिर भी उनके पास ऐसी कॉमन नॉलेज की कमी थी जो हर बच्चे को भी पता होगी। एग्जाम्पल के लिए उन्हें ये नहीं पता था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के आसपास घूमता है या स्टैचू ऑफ लिबर्टी नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। इसके चलते रिसर्चर्स एक ड्राफ्ट कंक्लूजन तक पहुंचे। SCP-3008-1 हमारे डायमेंशंस के कई सारे आइकिया स्टोर्स का एक नेक्सस पॉइंट नहीं था। यह डायमेंशन में मौजूद आइकिया से कनेक्टेड हो सकता था। एक लंबे समय के लिए ये स्टोर के कुछ ही लोगों को किडनैप करता है, पर ये एकदम से क्लियर होने लगा कि इतने लंबे समय तक बिना पहचान में आए इतने सारे लोग कैसे कैद होते चले गए। बदले में एक और खतरनाक चीज पता चली, जैसे कि SCP फाउंडेशन को लग रहा था वो SCP-3008-1 को कंटेन नहीं कर पाए थे। हो सकता है कि वो आपके आसपास ही किसी आइकिया में छुपा हो और आपके विजिट करने का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि हमेशा एक और के लिए तो जगह होती ही है।